बिहार में शराबबंदी लागू हुए करीब 7 साल होने को हैं, लेकिन आज भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबरें न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की सुर्खियां बटोरती रहती हैं। ये आंकड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। शराब का ये कारोबार बिहार में आज भी गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। साल 2016 में जब से बिहार सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, तब से राज्य सरकारें इस रोक को पूरी तरीके से लागू करने में असफल हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस फैसले के लिए काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सरकार का ये फैसला सही था, और दूसरा सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब का गैर कानूनी कारोबार पनप रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की तफ्तीश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2015 के चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की उन महिलाओं से एक वादा किया था जिन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में शराब के सेवन की वजह से अपने पतियों और परिवार के कई लोगों को खो दिया था। वादा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राज्य में शराब को बैन कर देंगे। चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हुई और सीएम पद पर फिर से बैठने के बाद नीतीश कुमार ने अपने वादे के मुताबिक साल 2016 से भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 से प्रेरित होकर राज्य में पूर्ण रूप से अल्कोहल पर बैन लगा दिया। इसके तहत राज्य में ऐसी किसी भी नशीली दवा, ड्रग का सेवन, इन सब पर रोक लगा दी गई जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नीतीश कुमार ने शराबखोरी से निपटने के लिए ही इंजंक्शन लॉ को कठोर बना दिया था। इस कानून के तहत अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कानून का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया तो पूरे परिवार को ही गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार से एक भूल हो गई। कानून को पारित करने से पहले उन्होंने इसका टेस्ट नहीं किया। दोस्तों, शासन व्यवस्था की एक स्वयं सिद्ध नीति ये है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी क्षेत्र में कोई कानून लागू करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है कि ये बदलाव कितना सही होगा या फिर इसमें कितना नफा नुकसान हो सकता है। इस तरह के फैसलों के अमल के पीछे चाहे जितनी भी अच्छी नीयत हो या उद्देश्य भले हो, लेकिन अगर उसे अमल में लाने का परिणाम गलत है तो उसे भी कभी ऑपरेशन में नहीं लाना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार में इतने सख्त कानून लागू होने के बाद भी बिहार की सिचुएशन में कोई सुधार नहीं है। आज भी बिहार की सोसाइटी में अल्कोहलिज्म की समस्या बरकरार है। यदि आप 2019 से 2020 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालेंगे कि बिहार महाराष्ट्र से भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। महाराष्ट्र, जो कि एक ड्राई स्टेट नहीं है, वहाँ के केवल 13.9% मेंस जो कि 15 साल की उम्र से ज्यादा की एज के हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वहीं बिहार में ये आंकड़ा 15.5% है। सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं, बिहार अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश 14.5% मेंस और राजस्थान में भी 11% मेंस अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और ये दोनों स्टेट भी महाराष्ट्र की तरह ड्राई स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है। अब एक तरफ जहां बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्कोहल कंजम्पशन करने वालों की संख्या 15.8% है, वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में ये आंकड़ा 14% के आसपास का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 11 जिलों में से 157 लोगों की जान शराब पीने से चली गई। लेकिन ये तो एक महज सरकारी आंकड़ा है। भारत में सरकारी आंकड़ा कितना सही होता है ये तो हम सभी जानते हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, ये आंकड़ा हकीकत में इससे कई गुना ज्यादा का है। इनमें से ज्यादा डेथ जहरीली शराब पीने की वजह से ही होती है। असल में जब से बिहार में शराब बैन हुई है, लोग अवैध शराब पर निर्भर हैं। अक्सर लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल में मीथेनॉल ज्यादा होता है, जो कि उसे कंज्यूम करने वालों की बॉडी में धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर देता है। इसमें सबसे पहले नोजिया यानी जी घबराता है, फिर वॉमिटिंग, स्टमक क्रैम्प्स, कन्फ्यूजन्स यानी बेहोशी से इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसमें से कुछ हिस्से सरवाइव कर पाते हैं तो कुछ अपना विजन ही खो बैठते हैं। अब इन सभी रिपोर्ट्स और प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ये साफ लगता है कि बिहार सरकार अपने मकसद को अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। अब ये सवाल आता है कि बिहार में शराबबंदी के फेल होने के पीछे का कारण क्या है? क्यों सरकार और बाकी प्रशासन इस कारोबार पर रोक नहीं लगा पा रही है? आइए जानते हैं हाउ अल्कोहल बैन फेल्ड इन बिहार। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के फेल होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनके तार न सिर्फ गैर कानूनी लोगों तक बल्कि सरकार तक जाते हैं। इसका पहला कारण कहीं न कहीं बिहार की लोकेशन या यूं कहें कि उनकी भौगोलिक स्थिति है, जो बिहार की स्थिति को काफी दयनीय बना रही है। राज्य अपनी सीमा को नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से बांटता है। इनमें से कोई भी राज्य शराबबंदी की हिमायती नहीं है, और ये देखते हुए कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक्साइज रेवेन्यू में
दर्ज रिकॉर्ड बढ़ोतरी खुद इस बात का सबूत है कि इन पड़ोसी राज्यों से शराब की आवाजाही बिहार में बदस्तूर जारी है। एक्सपर्ट का मानना है कि कानून लागू होने के बाद यहाँ की ग्राउंड रियलिटी में कोई बदलाव नहीं आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शराब बनाने और बेचने का काम खुलेआम और कानूनी तौर पर होता है और अब गैर कानूनी तौर पर अंडरग्राउंड हो गया है। अब इस पूरे गैर कानूनी शराब के धंधे को कुछ पावरफुल लिकर माफिया करते हैं। ये लिकर माफिया खुद दूसरे स्टेट में छिपकर वहां से स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं, जहां उनका नेटवर्क कई स्टेट में फैला हुआ है। ये लिकर माफिया अक्सर नई नई टेक्निक्स और मासूम गरीब लोगों का इस्तेमाल करके अपने गोरख धंधे को बढ़ा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि शराब बंदी के लागू होने के बाद से फरवरी 2022 तक स्टेट द्वारा 21 मिलियन लीटर लिकर सीज्ड की जा चुकी है। अनगिनत शराब त्रासदियों के रिजल्ट के रूप में होने वाली मौतें पीड़ित बिहार राज्य की इस शराबबंदी नीति की आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। बिहार में शराबबंदी के इस तरह से फेल होने की वजह से बिहार सरकार के इस फैसले को विपक्षी पार्टियों द्वारा आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। समय समय पर स्टेट असेंबली और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेरती नजर आती हैं। इनके साथ ही देश के पूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी। 26 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक फोरम से बोलते हुए उन्होंने बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी पर किए जा रहे प्रयोग की निंदा की थी। उन्होंने राज्य के इस शराबबंदी कानून को तैयार किए जाने के पीछे में शॉर्ट साइटेडनेस की बदबू आने की बात कही थी, जिसके रिजल्ट के तौर पर कोर्ट में केसों की बाढ़ आ गई है। वो न्यायपालिका पर शराब से जुड़े मामलों के बढ़ते बोझ से नाराज दिखे हैं। लाखों शराबबंदी के केस और बेल एप्लीकेशन से पटना की निचली कोर्ट और हाई कोर्ट के लबरेज होने की वजह से राज्य के न्यायिक प्रशासन के ऊपर बढ़ते अनावश्यक बोझ उनकी चिंता की प्रमुख वजह बना है। न्यायपालिका की हताशा पटना हाई कोर्ट के हालिया दिए गए अक्टूबर 2022 निर्णय में साफ झलकती है। इस फैसले में ये साफ कहा गया है कि शराबबंदी के लागू करने में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। राज्य ने पिछले कुछ समय में ऐसी कई शराब त्रासदियां देखी हैं जिसमें नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ा है। इस वजह से काफी गलत सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिस वजह से नाबालिगों, अडल्ट, ग्रामीणों, राजनीतिज्ञों और पुलिस द्वारा बुटलेगिंग यानी कि शराब की तस्करी जैसे अपराध में बढ़ोतरी हुई है। न्यायाधीश ने आगे ये भी गौर किया है कि राज्य में शराब बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है और नाबालिग लड़के ही शराब लाने पहुँचाने का काम कर रहे थे। शराबबंदी के बाद ड्रग आदि की खपत काफी बढ़ गई है। उन्होंने पाया कि शराब पीते गरीब लोगों की तुलना में शराब उत्पादकों के ऊपर काफी कम मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जानबूझकर सबूत के आधार पर आरोपों को साबित करने से कतरा रहे हैं ताकि ये माफिया आराम से अपना काम करते रहें और कानून की पहुंच से दूर रहें। देश भर में बिहार, जो आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है, उसने इस शराबबंदी को लागू करके राजस्व के एक बहुत बड़े रेवेन्यू के स्रोत को नजरअंदाज कर दिया है। जबकि इस रोक से किसी भी प्रकार के कोई सही नतीजे नहीं आए हैं, बल्कि इस निर्णय ने राज्य को बदहाली की राह पर जाने को मजबूर कर दिया है। 2015 से 16 के साल के लिए राज्य की एक्साइज मनी 4000 करोड़ रुपए तक होना अनुमानित किया गया था। रोक लगाए जाने के 7 सालों के बाद एक्साइज की कमी में आम बढ़ोतरी दिए जाने के बावजूद राज्य को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वैसे तो ये ऐसे सभी राज्यों के लिए जरूरी हो जाता है कि इस तरह की पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस की राह पर चलने से पहले वे ऐसे सभी देशों और राज्यों के बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा कर लें जहां इस तरह के फैसले लागू किए गए हैं कि उसका अंतिम अंजाम क्या रहा है, और उन मामलों के बारे में जरूर पढ़ लें जो इस राह पर चले थे। दोस्तों बता दें कि हरियाणा ने अवैध डिस्टिलेशन और शराब तस्करी पर काबू पाने में इनकॉम्पिटेंस की वजह से अपने शराब पर रोक लगाने के प्रयास से हाथ खींच लिए थे। उसी तरह से तमिलनाडु और केरल ने भी शराबबंदी लागू की, पर उसे पूरी तरह से अमल में लाए जाने में नाकाम रहने की वजह से कानून लाने से खुद को रोक लिया। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर ने भी रोक न लगा पाने की अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इस कानूनों को वापस ले लिया था। यहाँ तक कि गुजरात राज्य में लागू शराबबंदी एक पहेली साबित हो सकती है, खासकर के तब जब उसकी सीमा पड़ोस में केंद्र शासित प्रदेश यानी दमन से सटा हुआ है, जहाँ शराब का सेवन और बिक्री बेरोक टोक होती है और प्रशासनिक मिलीभगत की मदद से गुजरात को दमन से शराब के बिना रुके सप्लाई जारी है। इसका ताजा टेस्ट हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ राज्य ने सन 2015 में चंद्रपुर जिले में शराबबंदी लागू की और फिर उसे 2021 में वापस ले लिया। सरकारी महकमों से प्राप्त आधिकारिक दावों के आधार पर कलेक्टर को दी गई रिपोर्ट में इसके रिजल्ट का जिक्र किया गया है, जो कि बिहार में घट रही घटनाओं की तरह ही है।
दोस्तों, इस रिपोर्ट ने चंद्रपुर में शराबबंदी के प्रयास को पूरी तरह से असफल घोषित किया है। उसमें पाया गया है कि इस दौरान अवैध और काला बाजारी के जरिए भारी मात्रा में अवैध और नकली शराब बाजार में फैलने लगा है। जिले में शराब के व्यापार के बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि शराब से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू पूरी तरह से काले बाजारियों और निजी हाथों में घूमने लगे थे। इन 5 सालों की शराबबंदी के दौरान जिले में सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक क्राइटेरिया पर इसके एडवर्स इफेक्ट्स दिखे हैं। इस शराबबंदी की वजह से क्राइम रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा चिंतनीय मुद्दा था अवैध शराब के व्यापार में बढ़ती महिलाओं और बच्चों का होना। बिहार में भी यही हाल है। बिहार में अवैध शराब की सप्लाई में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से ये साबित होता है इन तरह की रोग की सफलता के काफी कम अवसर हैं। जिन्हें पीने की लत लग चुकी है वे किसी भी प्रकार का जोखिम लेने को तैयार होते हैं। आसान और ज्यादा धन कमाने की चाह अंडरग्राउंड शराब माफियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच की साझेदारी को फलने फूलने का भरपूर मौका देती है। ये प्रशासन के हाथों को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर देता है, जिसकी आड़ में वो नागरिकों को परेशान कर सके और उन पे दबाव डाल सके। उसके साथ ही राज्य को अपने रेवेन्यू का भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि बगैर किसी रिजल्ट के जाने इस कानून के लागू करने पर काफी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए बिहार जितनी जल्दी इस बात को समझ ले कि किस कदर राज्य की जड़ों को खोखला कर रहा है, यही राज्य और उसके नागरिक दोनों के लिए बेहतर होगा।